2014 सिर्फ एक इलेक्शन ईयर नहीं था, वो साल था जब इंडियन पॉलिटिक्स परमानेंटली बदलने वाली थी। अच्छे दिन, कांग्रेस मुक्त भारत, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, मोदी वेव। दशकों बाद इंडिया में कोई कोalition मजबूरी नहीं थी, कोई कंप्रोमाइज नहीं था, सिर्फ एक डोमिनेंट लीडर था। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इलेक्शंस नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी नैरेटिव। पॉलिटिक्स अब सिर्फ सांसद में नहीं, एल्गोरिथम्स में भी लड़ी जा रही थी। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, वायरल स्पीचेस, यूट्यूब क्लिप्स, टीवी डिबेट्स। और अगले 10 सालों में बीजेपी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, वो इंडिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल मशीन बन गई। 90s का भारत कोर्टिशन पॉलिटिक्स का भारत था। सरकारें बनती थी, गिरती थी, और अभी भी बीजेपी नेशनल पॉलिटिक्स की कोई बड़ी पार्टी नहीं बनी थी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन तक ही चली। फिर 1998 और इसके बाद 1999। इस बार बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर 5 साल तक सत्ता में रही। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन असली पॉलिटिकल शिफ्ट अभी बाकी था, क्योंकि 2010 के बाद इंडिया बदल रहा था। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, इसके साथ साथ मीडिया भी बदल रहा था। प्राइम टाइम टीवी धीरे धीरे मोबाइल स्क्रीन में शिफ्ट हो रहे थे। पॉलिटिक्स रील्स से कम रील क्लिप्स और एल्गोरिथम से ज्यादा चलने लगी थी। इंडियन पॉलिटिक्स पहली बार इतने बड़े स्केल पर डिजिटल हो चुकी थी, और इसी डिजिटल वेव के सेंटर में थे नरेंद्र मोदी। एक चाय वाला नैरेटिव, एक सेल्फ मेड लीडर इमेज, और करप्शन से नाराज जनता, इन सब ने मिलकर मोदी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, एक मूवमेंट बना दिया। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीती। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये इंडियन पॉलिटिक्स में मैसिव पावर शिफ्ट था। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इलेक्शंस नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी नैरेटिव कंट्रोल। ये सब बीजेपी ब्रांड का धीरे धीरे हिस्सा बन गए। जहाँ अपोजिशन रिएक्ट कर रहा था, वहीं बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही थी। और शायद यही वजह है कि बीजेपी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, वो इंडिया की डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन गई। लेकिन बीजेपी सिर्फ नैरेटिव सेट नहीं कर रही थी, वो वादे भी कर रही थी। हर साल करोड़ों जॉब्स, करप्शन खत्म करने का वादा, और एक सपना कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन, अच्छे दिन। मोदी जी की ये स्पीचेस सिर्फ टीवी चैनल तक नहीं, मोबाइल स्क्रीन के जरिए हर घर तक पहुंच रही थी। धीरे धीरे उनकी इमेज सिर्फ एक पॉलिटिशियन की नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर की बनने लगी। लेकिन कुछ ही सालों में देश ने कई बड़े फैसले देखे। 2016 इंडियन बैंक नोट डिमोनेटाइजेशन, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक और आर्टिकल 370 को हटाना। इन फैसलों ने सपोर्टर्स के बीच मोदी जी की इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन इसके साथ साथ क्रिटिक्स के सवाल भी बढ़ने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या पिछले 12 सालों में अच्छे दिन नजर आए? क्या बाकी में वादे पूरे हुए? आने वाले चैप्टर्स में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल में बच्चों के पास पूरी किताबें तक नहीं थी, जिसके बाद वहीं के एक टीचर ने सोशल मीडिया पे लिखा कि जब बच्चों को पूरी किताबें तक नहीं मिल पा रही, तो एजुकेशन ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स की सैलरी भी रोक देनी चाहिए। लेकिन सिर्फ 2 घंटे के अंदर सिस्टम ने किताबें तो नहीं पहुंचाई, बल्कि उस टीचर को ही सस्पेंड कर दिया। पिछले 10 सालों में कई राज्यों में 89,000 से ज्यादा स्कूल या तो मर्ज हुए या फिर बंद। सरकार का कहना था कि बच्चे इन स्कूल में आते ही नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब स्कूल की कंडीशन ऐसी होगी तो क्या बच्चे आएंगे? कुछ दिन पहले ही बिहार में मिड डे मील खाने की वजह से लगभग 150 बच्चों की तबीयत खराब हुई, जिनमें से कई को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। बाद में बच्चों ने बताया कि खाने में सांप देखा गया था। और ऐसी ही खबर कुछ दिन पहले भी सामने आई थी, जहां मिड डे मील में छिपकली मिलने की बात कही गई। और दूसरी तरफ 43,000 प्राइवेट स्कूल खुले और कोचिंग इंडस्ट्री लगातार एक्सपेंड करती गई। आप सभी जानते हो अधिकतर प्राइवेट स्कूल किसके होते हैं, लेकिन सवाल वही था, क्या हर परिवार प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड कर सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, पिछले कुछ सालों में ये सिर्फ हेडलाइन नहीं रहे, बल्कि लाखों युवाओं की एंजाइटी बन चुके थे। कई बड़े एग्जाम लीक होने के बाद स्टूडेंट बार बार सड़कों पर दिखाई दिए। रिपोर्ट और अपोजिशन के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश भर में 70 से ज्यादा बड़े एग्जाम लीक हुए। गवर्नमेंट का कहना है कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि क्या गरीब के बच्चे से पढ़ने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? क्योंकि सरकार एक तरफ खुद कहती है कि 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, तो फिर सवाल उठता है, क्या वही परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट महंगे स्कूल में पढ़ा पाएंगे? जब किसी पावरफुल पॉलिटिशियन पर सीरियस क्रिमिनल एलिगेशन लगते हैं, तो मामला सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहता, वो मीडिया डिबेट, पॉलिटिकल नैरेटिव और पब्लिक आउटरीच में बदल जाता है। महिला खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए एलिगेशन हो, हाथरस केस हो, या फिर कई हाई प्रोफाइल सेक्सुअल असॉल्ट कंट्रोवर्सीज, इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी को इफेक्ट करता है? सपोर्टर्स कहते हैं कि कानून अपना काम करता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि पावर और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस कमजोर होता जा रहा है। वाराणसी, जिस शहर के सांसद खुद नरेंद्र मोदी
मोदी है, वहाँ पे एक 70 साल की दलित नाबालिग का रेप हुआ। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि इसे किसी भी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया और सबूत मिटाने के लिए बॉडी को हॉस्पिटल से ले जाकर डायरेक्टली किसी और की जलती चिता पर फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम से बॉडी हमारे घर तक नहीं आने, जब पोस्टमार्टम जब वहाँ लाश जब गई शमशान घाट पे, ऐसे बॉडी जल रही थी, उसी पे बॉडी उठा कर डरवा दी, पूछ मिटा रहे थे। इसी प्रकार हाथरस में एक दलित लड़की का रेप हुआ और उसकी बॉडी को रातों रात ही गायब कर दिया गया। इसे लेकर अर्नब गोस्वामी ने ये तक कहा कि यहाँ पर कोई रेप ही नहीं हुआ। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 54 एमपी और एमएलए पर वुमेन अब्यूज और रेप के केस हैं, जिसमें से 44 एमएलए और 10 एमपी हैं। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 151 एमपी और एमएलए पर वुमेन अब्यूज और बलात्कार के क्रिमिनल केस हैं, जिसमें से 134 सीटिंग एमपी और एमएलए हैं। नरेंद्र मोदी के चहेते प्रज्वल रवैना, उन पर 2500 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज के एलिगेशंस लगे हैं। बीजेपी के बहुत बड़े नेता ब्रजभूषण, इन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लगे हैं और हाल ही में हरियाणा के एथलीट विनेश फोगाट ने भी इन पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ मजबूरियां ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियां भी चल रही हैं। इसके बावजूद भी ये पार्टी में है और अभी इनके बेटा करण भूषण को बीजेपी ने सीट दी। कुलदीप सेंगर, अनेकों ऐसे नाम है जिन पर गंभीर आरोप लगे। इन कंट्रोवर्सीज ने बार बार यही सवाल उठाया, क्या पॉलिटिकल पावर अकाउंटेबिलिटी को डिले कर सकती है? 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की गई। देश के लाखों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के सपने दिखाए गए। 2015 से 2022 के बीच इस स्कीम पर लगभग 10,194 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन बाद में 18 दिसंबर 2025 को आई सीजी रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स के रिकॉर्ड सस्पेंसिव बताए गए तो कुछ में बैंक डिटेल अनकम्प्लीट थी और कहीं कहीं इंस्पेक्शन प्रोसेस पर भी सवाल उठे। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगह पर पेपर वर्क रियलिटी से ज्यादा ऑर्गेनाइज दिख रहा था। 95 लाख बच्चों के बैंक अकाउंट में 500 रुपए डाले जाने थे, लेकिन सीजी रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से 90 लाख बच्चों के बैंक अकाउंट नंबर ही ऐड नहीं थे। एक इंस्पेक्टर आशीष सेनवाल के रिकॉर्ड में दावा किया गया कि उन्होंने अलग अलग राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन सभी स्टेट में सिर्फ एक दिन के अंदर फिजिकली जाकर इंस्पेक्शन किए। क्रिटिक्स ने सवाल उठाए कि इतने कम समय में इतने राज्यों में जाकर ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन रियलिस्टिकली पॉसिबल थे। कोविड के दौरान जब पूरा देश दुविधा में था, तब पीएम केयर फंड बनाया गया। फंड के चेयरमैन खुद नरेंद्र मोदी थे, जबकि ट्रस्टीज में अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण जैसे सीनियर मिनिस्टर्स थे। देश भर के लाखों लोगों ने इसमें डोनेशंस दिए और कई बड़ी प्राइवेट कंपनी ने भी योगदान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती दिनों में ही हजारों करोड़ रुपए कलेक्ट हुए और बाद में टोटल डोनेशन लगभग 13,000 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन बाद में इस फंड की ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी सवाल उठने लगे। जब इस फंड के पैसों का हिसाब और डिटेल मांगी गई, तब सरकार ने कहा कि पीएम केयर फंड कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है, बल्कि एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये आरटीआई एक्ट के मुताबिक पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जाता। यहीं से डिबेट शुरू हो गई। अपोजिशन ने सवाल उठाया, अगर यह फंड नेशनल इमरजेंसी और पब्लिक रिलीफ के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक सिक्योरिटी और आरटीआई फ्रेमवर्क के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल तब और बढ़ गया जब लोगों ने नोटिस किया कि पीएम केयर फंड का ऑफिशियल डोमेन pmks.government.in है। उसमें गवर्नमेंट सिंबल और अशोक स्तंभ का इस्तेमाल होता है और फंड को देश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो फिर इसे नॉन गवर्नमेंट फंड कैसे माना जाए? वहीं सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर और फास्टर डिसीजन मेकिंग जरूरी थे। तो सवाल अब भी वही है, जब पब्लिक ट्रस्ट और नेशनल इमरजेंसी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए कलेक्ट किए जाएं, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की सीमा कहां तक होनी चाहिए? और यही सवाल पीएम केयर्स कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया और ये डिबेट यहीं नहीं रुकी। 2024 इलेक्शन से पहले कई बड़े अपोजिशन नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हेडलाइन में थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी उसी डिबेट का हिस्सा बनी। सरकार का कहना था कि यह एंटी करप्शन के खिलाफ एक्शन है, लेकिन अपोजिशन ने आरोप लगाया कि एजेंसियों का इस्तेमाल पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। और यहीं से एक बड़ा सवाल सामने आने लगा कि इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी तरीके से स्वतंत्र है या फिर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनती जा रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी या कई राज्यों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौरान एजेंसी की मौजूदगी, इन सब ने इस डिबेट को और बड़ा बना दिया। अपोजिशन में रहते हुए जिन नेताओं पर करप्शन के आरोप लगते हैं, उनमें से कई बाद में बीजेपी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। अक्सर अपोजिशन द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी पार्टी ने वॉशिंग मशीन का भी काम किया। मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। ये है उस वॉशिंग पाउडर का नाम
मोदी वॉशिंग पाउडर। शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें वीडियो पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जिसे 4 साल पहले बीजेपी पार्टी ने अपने ऑफिशियल चैनल पर डाला था, लेकिन अब 2026 में उन्हें बंगाल का सीएम बना दिया गया। अशोक चव्हाण पहले कांग्रेस के सीएम थे। उसी टाइम पर उन पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल का आरोप लगा, जिसकी मोदी जी ने खुलकर निंदा की, लेकिन 10 साल बाद उन्हें बीजेपी पार्टी में शामिल कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद ऐसे 25 बड़े नेता थे जिन पर सेंट्रल एजेंसियों की जांच चल रही थी। बीजेपी ज्वाइन करते ही 23 नेताओं में से 3 के केस क्लोज कर दिए गए और 20 की जांच आगे नहीं बढ़ी। आज इलेक्शन सिर्फ रैली और स्पीच से नहीं जीते जाते, उसके लिए नैरेटिव बिल्ड करने पड़ते हैं, कैंपेन चलानी पड़ती है और डिजिटल प्रेजेंस मेंटेन करनी पड़ती है, जिसके लिए चाहिए मैसिव फंडिंग। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया की पॉलिटिकल फंडिंग अनप्रेडिक्टेड लेवल तक पहुंच चुकी है और इस दौरान एक क्लियर पैटर्न भी सामने आया। 2014 में बीजेपी को लगभग 640 करोड़ रुपए डोनेशन मिले, लेकिन 2023 से 2024 तक ये अमाउंट बढ़कर 3900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब आप बोलोगे कि बीजेपी को लोग पसंद करते हैं इसलिए उन्होंने डोनेट किया, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग डाटा ये भी दिखाता है कि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट मेजर कॉर्पोरेशन और लार्ज डोनर से आया। अब आप ही सोचो कि कोई किसी पार्टी को इतना पैसा क्यों ही देगा। यहीं से सवाल शुरू होते हैं, जैसे कि हाल ही में टाटा को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए 44,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई। ये आपका और हमारा पैसा है, लेकिन इसके सिर्फ 4 वीक बाद टाटा ने 758 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट किए। और ये कोई इकलौता केस नहीं है, बीजेपी के साथ ऐसे कोइंसिडेंस होते रहते हैं। लेकिन असली सवाल सिर्फ डोनेशन का नहीं, सवाल यह है कि आखिर इतना पैसा इस्तेमाल कहाँ हुआ, स्कूल बनाने में या फिर हॉस्पिटल बनाने में? बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी ने सिर्फ 2023 और 24 का इलेक्शन लड़ने में 1754 करोड़ रुपए खर्च किए। आपको जो हर नुक्कड़ पर मोदी की फोटो दिख जाती है वो इन्हीं पैसों से है। एक बड़ा अमाउंट यानी 400 करोड़ रुपए डायरेक्टली मीडिया को गया। अब आप खुद सोचो, हर साल आपको कोई इतना पैसा देगा, क्या आप उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल पाओगे? दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने का दावा करने वाला भारत आज 4th रैंक से 6th रैंक पर आ गया। इंटरनेशनल रिकॉर्ड के मुताबिक भारत की रैंकिंग कई सोशल इंडिकेटर्स में चिंता बढ़ाती है। करप्शन इंडेक्स में 180 कंट्री में से 91वें स्थान पर है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में 122 कंट्री में से 120वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 कंट्री में से 102 पर आता है। वुमेन डेवलपमेंट में 193 में से 130वें स्थान पर है। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन को लेकर भी डिबेट हुई। 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 स्थान पर है। सवाल सिर्फ रैंकिंग का नहीं है, सवाल यह है क्या मीडिया अब इंफॉर्मेशन दे रहा है या सिर्फ नैरेटिव सेट कर रहा है। अब 2029 सिर्फ एक इलेक्शन ईयर नहीं होगा, बल्कि शायद वो ये भी तय करेगा कि भारत की पॉलिटिक्स आगे किस दिशा में जाएगी। नेशनलिज्म, लीडरशिप, डेवलपमेंट या फिर जॉब्स, अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशंस। सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सवाल इंडिया के फ्यूचर पॉलिटिकल मॉडल का है। आपकी राय क्या है इसे लेकर कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।